दोस्तों, ईरान, इजराइल और अमेरिका पर हर दिन भारी पड़ता हुआ दिख रहा है। पहले लग रहा था कि शायद ये लड़ाई इतनी लंबी नहीं चलेगी, लेकिन अब ईरान जिस तरह से पलटवार कर रहा है, जिस तरह से जवाब दे रहा है, ये साफ बता रहा है कि ईरान शांत बैठने वाला नहीं है। ईरान अपने देश के लोगों के लिए, उन मासूम बच्चियों के लिए, अपने सुप्रीम लीडर के लिए अकेला ही लड़ता रहेगा। आपको बता दें कि दोस्तों, ईरान के साथ अब चाइना और रशिया भी आ रहे हैं, ऐसी खबरें निकल करके आ रही हैं। और दोस्तों, आज की सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये है कि ईरान ने अमेरिका का डिफेंस रडार ध्वस्त कर डाला। ऐसी तमाम खबरें हैं, क्या कुछ हो रहा है, अब नया क्या कुछ होने जा रहा है, आगे भविष्य इस युद्ध को किस किस तरह से याद करेगा, इन तमाम सवालों के साथ आज हमारे साथ उरूस खान साहब हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, खासतौर पर मिडिल ईस्ट की बहुत ही अच्छी खासी जानकारी रखते हैं। उरूस खान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिना देर किए मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी उरूस खान साहब कि ये हो क्या रहा है और ईरान इतना भयानक पलटवार करेगा, किसी ने नहीं सोचा था। आज अमेरिका का डिफेंस रडार उड़ा दिया गया। जी बिल्कुल। देखिए, ईरान ने सारी चीज़ों की रणनीति पहले से ही बना रखी हुई थी और ये सारी रणनीति बहुत पहले से ही मुश्तबा खुमैनी ने कई बार प्लेस करी। आयतुल्लाह खुमैनी जब जिंदा थे उनके सामने कई बार प्लेस करी ये सारी चीज़ें कि अगर साइमल्टेनियसली सबको हम कवर करते हुए चलेंगे तो अमेरिका के बेसिस अगर हम डिस्ट्रॉय कर देंगे तो उससे अमेरिका कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाएगा और इजराइल अमेरिका का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। तो जिस चीज को खामनेई साहब ने काफी ज्यादा रोका था, बहुत हद तक ये रोका था और इस वजह से उन्होंने रोका था ताकि जो मिडिल ईस्ट में जो एक ऑन स्क्रीन जो कहा जाता है कि मुसलमान आपस में एक नहीं है, ये मैसेज वर्ल्ड में बाकी अदर कम्युनिटीज को ना जाए। इस वजह से खामनेई साहब इस वजह से रुके हुए थे काफी वक्त। तो सबसे पहले एक 2019-20 के लगभग 2020 की स्टार्टिंग में जनवरी फरवरी का मोवेश, इसमें एक मैसेज आता है बहरीन से, बहरीन के पोर्ट से एक मैसेज आता है कि यहाँ पर नेवल्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं अमेरिकन आर्मी के। अच्छा, क्योंकि बहरीन में शिया पॉपुलेशन ज्यादा है तो वहाँ की गवर्नमेंट शिया पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ही काम करती है। अगर वो ये चाहते हैं कि उनको इस तरह की मॉस्क या इस तरह के उनको मजलिस आजा या वहाँ पे आज़ाखाने दिए जाएं तो उनको वो चीजें प्रोवाइड करी जाती हैं। सिमिलरली इसका बरक्स ऐसा सऊदी अरेबिया में होता है कि सऊदी अरेबिया और बहरीन में हालांकि 20 से 25 किलोमीटर का ही फासला है। एक पुल है जो जोड़ता है दोनों मुल्कों को, वो 20 से 25 किलोमीटर का पुल है और इसलिए दोनों मुल्कों में ज्यादातर फ्रेंडली टाइज होते हैं। मैं आपको एक बात और छोटी सी बता दूं, आज से तकरीबन 25 साल पहले की बात है कि जिस वक्त नया नया ये पेनिनसुला शील्ड फोर्सेस का निर्माण हुआ था और इन लोगों को ईरान से बहुत ज्यादा खतरा महसूस हो रहा था, तो एक बार बहरीन को अप्रोच किया था उस दौर में ईरान ने, और बहरीन से ये बातें हुई थी डिस्कशन कि अगर तुम लगातार सऊदी अरेबिया के ही साथ दोगे तो ये जो सऊदी की आले हुकूमत जितनी भी है ये हमारा आगे चल करके अलग तरीके से इस्तेमाल करेगी और अमेरिका का साथ दे करके ये हमें खत्म करने के लिए पूरी साजिश रचेंगे। खाली इतनी सी बात नहीं हुई थी, तब पेनिनसुला शील्ड फोर्सेस का इसमें निर्माण हुआ था, जिसको आप यूनिफाइड मिलिट्री के तौर पर देख सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज, अगर हम रडार सिस्टम की बात करें तो ये रडार सिस्टम तो कुछ भी नहीं है। जो अभी हाइपरसोनिक मिसाइल्स, जो अभी क्लस्टर मिसाइल्स, हालांकि क्लस्टर मिसाइल्स शायद पहले के कभी किसी ने नहीं देखी होंगी, एक्टिव नहीं देखी होंगी, नाम जरूर सुना होगा लोगों ने। तो ये देखिए, रडार का सिस्टम ये है कि जो अमेरिकन रडार वाली बात अभी चल रही है हाल में ही कि रडार खत्म कर दिया है अमेरिका, तो हम एक चीज ना भूलें थे कि देखिए अमेरिका और इजराइल ब्लफ गेम खेलते हैं और यूके भी ब्लफ गेम खेलता है। ऑन स्क्रीन ये अपने आप को विक्टिम शो कर देते हैं एकदम से और फिर उसके बाद ये कहते हैं हमने बदला ले लिया जो तेहरान पर किया। हालांकि अभी देखा जाए तो तेहरान में ये स्कूल्स और कॉलेजेस को, जैसे इजराइल बनाता है गजा में स्कूल और कॉलेजेस को बच्चों के निशाना बनाता है, सिमिलर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं अमेरिका। हालांकि हम एक चीज और क्लियर कर देते हैं यहाँ पे जनता को, बहुत ही वो एक गहरी बात है, मतलब अभी तक ये सारी चीजें क्लियर नहीं हुई हैं। देखिए, बैंकिंग सिस्टम की हम बात करते हैं, हम आर्टिलरी आर्मरी की बात करते हैं, हम डिफेंस सिस्टम की बात करते हैं और हम ये जितने भी मिडिल ईस्ट में जितने भी बेसेस हैं ये सिस्टम्स की बात करते हैं।
अच्छा देखिए, एक एप्स्टीन फाइल खुलने पे इतना बवाल हुआ कि अमेरिका को ना चाहते हुए भी ईरान पर हमला करना पड़ गया एप्स्टीन फाइल्स को बचाने के लिए अपनी। ठीक है, ट्रम्प को हमला करना पड़ गया। अगर मैं ये दोष लगा दूं एप्स्टीन फाइल्स की वजह से, मैं एक दोष लगा रहा हूं ईरान पर एप्स्टीन फाइल की वजह से, क्यों? जी, देखिए, सबसे बड़ी चीज ये होती है कि जब प्रेसिडेंसी जब तक हाथ में रहेगी, तब तक पावर रहेगा हाथ में, तब तक पैसा बना सकते हैं और तब तक अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं और चीजों को बचा सकते हैं। जिस वक्त मिलियनर थे, हाथ में प्रेसिडेंसी नहीं थी, पॉलिटिकल सिस्टम हाथ में नहीं था, तब तो कांग्रेसमैनशिप नहीं थी इनके हाथ में, उस वक्त तक इनके पास कुछ भी नहीं था, तो ये आइलैंड्स विजिट किया करते थे, एप्स्टीन आइलैंड के नाम की चीजें हैं। खाली एप्स्टीन आइलैंड एक सिंपल सी फाइल है, देखिए, एक फाइल है जिसको एक फाइल को देख करके पूरी दुनिया में इतना बवाल मचा है। अगर मैं ये बात अपनी तरफ से कह दूं कि इसी तरह की और भी फाइल्स हैं, खाली एप्स्टीन तो एक सेक्स स्कैंडल था जो ये फंसा है यहाँ पर, इस तरह का जो स्कैंडल था, ठीक है। अगर मैं ये कह दूं इसी तरह के ड्रग स्कैंडल्स भी हैं, इसी तरह के ट्रैफिकिंग स्कैंडल्स भी हैं, इसी तरह के आर्म्स एंड एम्यूनिशन स्कैंडल्स भी हैं। कह रहे हैं कि खामने उनके लिए खतरा थे, ईरान अमेरिका के लिए खतरा था और परमाणु हथियार का मसला था, इसलिए खामनेई का ना होना ही बेहतर था और इसी वजह से हमने खामनेई को खत्म किया। इस पर आप क्या कहेंगे? ये बेंजामिन नेतन्याहू अगर अपने जबान से डायरेक्ट अल्फाज कहते तो मैं इस चीज को मान लेता कि ये सारी चीजें बेंजामिन नेतन्याहू के लिए ज्यादा पॉसिबिलिटीज थी। अमेरिका को उन्होंने इस्तेमाल किया बेंजामिन नेतन्याहू, क्योंकि खुद के पास इतना बड़ा लैंडस्केप नहीं है कि वहां से हवाई जहाज उड़ा पाए। बीच मेन तेल अवीव में तो इन्होंने अपने इंटरसेप्टर्स और रडार सिस्टम्स लगा के रखे हुए हैं पब्लिक के बीच में। उसका रेडिएशन कितना हाई होता है, इनको अपनी ही पब्लिक की परवाह नहीं है, इनको सिर्फ आने वाले उस एक ग्रुप की परवाह है जो कल को जिसके लिए ये काम कर रहे हैं और जिसके लिए ये एक सोलोमन टेम्पल तैयार करना चाह रहे हैं। ये सिर्फ उस पर्टिकुलर उस ग्रुप की तैयारी है। अगर मैं कहूं ज्यादा दूर नहीं है कि वो इस एक शख्स की तैयारी है, ये जिसके लिए सोलोमन टेम्पल, ये मस्जिद अक्सा को हटाकर वहां पे सोलोमन टेम्पल बनाना चाहते हैं। और सोलोमन टेम्पल बनाने के लिए मिडिल ईस्ट पर प्रॉपरली कब्जा होना चाहिए इनका। मिडिल ईस्ट के जितने 56 मुल्क हैं, अगर वो हाथ में नहीं रहेंगे तो मस्जिद अक्सा के लिए कहीं से भी वो रिटेलिएशन चालू हो जाएगा। रिटेलिएशन में सबसे बड़ा अगर कोई इनकी आंख में खटक रहा था कि जो रिटेलिएट करेगा वो ईरान था। ईरान इसलिए बेंजामिन नेतन्याहू को परेशान कर रहा था। बेंजामिन नेतन्याहू को नहीं परेशान कर रहा था, इनके जो टॉप मोस्ट रब्बी हैं, रॉथशाइल्ड जिसको चला रहे हैं, जो रब्बीज के इशारे पे रॉथशाइल्ड और रॉकफेलर जैसे ग्रुप चल रहे हैं, उनके ये सबसे बड़ा कहना था कि बीच में ईरान को हटाओ, नहीं तो रिटेलिएशन इतना हार्ड होगा कि जो तुम सोलोमन टेम्पल बनाना चाह रहे हो 2 साल के अंदर, वो बनाने में तुम्हें लग जाएंगे 20 साल। तो इसलिए तुम इस तरह से करके, अब देखिए मेरी जो रिसर्च है, मेरी जो एनालिसिस है, रडार सिस्टम चला दिए और क्लस्टर मिसाइल्स निकाली, ये तो ईरान की एक अपनी मजबूती थी, एक अपना खुद का बैकअप मिसाइल। हाँ बिल्कुल, हाँ, ये अपना खुद का बैकअप था, क्योंकि देखिए इतनी बड़ी ताकतों से लड़ने के लिए उसको खुद भी ताकतवर होना। लेकिन उरूस खान साहब, किसी ने नहीं सोचा था, इनफैक्ट अमेरिका को भी नहीं पता था कि ईरान इतना ताकतवर होगा। सुपर पावर कहा जाता है अमेरिका, और उस सुपर पावर से अगर ईरान अकेला लड़ रहा है इस तरीके से, तो ये बहुत बड़ी बात है। नहीं देखिए, अगर अमेरिका को ये चीज इल्म में थी, मैं 100% श्योरिटी के साथ कह रहा हूं कि अमेरिका को ये चीज इल्म में थी और शुरू से थी, आज नहीं 20 साल पहले से थी इल्म में कि ईरान उस वक्त भी पावरफुल था, 20 साल पहले भी, आज भी पावरफुल है, अब तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुका है। ये चीजें इनके पास इंटेलिजेंस, अरे इनके इंटेलिजेंस के लोग बुशहर और उसमें स्टूडेंट्स और टीचर्स बनकर के टहला करते हैं यूनिवर्सिटीज में ईरान की, ठीक है। इनके जो एजेंट्स होते हैं, इनके जो स्पाइज होते हैं, वो मौलाना बनकर के घूमते हैं ईरान में, ठीक है। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि इनके पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स नहीं थी, सब था इनके पास। ये इसलिए अगर देखिए ईरान इतना ही हल्का होता तो इजराइल अकेला लड़ लेता ना फिर ईरान से। इजराइल जैसे अपने फाइटर जेट्स वहीं से चला करके गजा और फिलिस्तीन को उसने, और वेस्ट और ईस्ट जेरूसलम को अपने कब्जे में लिया और गजा को खत्म किया, वैसे ईरान को खत्म कर देता। जैसे लेबनान पे बमबारी कर रहा है, वैसे उसको भी समझ लेता ईरान को। नहीं, ईरान दरअसल लेबनान नहीं है, सीरिया नहीं है, सऊदी अरेबिया नहीं है, बहरीन, कतर, ओमान, कुवैत और ये यूएई, ये सब नहीं है, यमन नहीं है। ईरान की पावर उस वक्त से थी जब से ईरान आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी के हाथ में आया था।
ठीक है, और ये सारी चीजें क्लियर उसी वक्त हो गई थी, वरना एम्बेसीज को आग ना लगाई जाती 1970 में, और ना ही रुल्ला खुमैनी को बिठाया जाता। वो सारे भाई देखिए, हर कोई ये वॉर, मैं पहले भी कह चुका हूं कई सेशंस में कि ये इस्लामिक वॉर है, इसको नकारा नहीं जा सकता है, और अगर इसको इंटेलिजेंस या फिर इसको सरकारें नकारेंगी तो ये फिर उसके बाद इग्नोरेंस का मामला कहलाएगा कि ये इग्नोरेंस वाला मामला है, ये इस्लामिक तो वॉर है। अगर ये इस्लामिक लड़ाई है तो फिर बाकी इस्लामिक देश क्यों साथ नहीं खड़े हुए ईरान के? देखिए वही मैंने ये बात आपको बताई, मैं एक बात और भी देखिए बात आपको यहाँ पे कह रहा हूँ, उसमें भी आप क्वेश्चन एक मुझसे करेंगी कि कोई भी मुल्क अगर चाहता तो खड़ा हो जाता और ईरान का साथ दे सकता था, मगर दो चीजें चलती हैं पैरेलली, शिया और सुन्नी, दोनों की आइडियोलॉजी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत डिफरेंस होती है, मगर दोनों पैटर्न तो एक ही प्लेटफॉर्म पर है, ठीक है, दोनों मस्जिद अक्सा के लिए ही लड़ रहे थे। इराक भी मस्जिद अक्सा के लिए लड़ रहा था, लेबनान में जहां 168 बच्चियों की लाशें देखी, लोगों ने वो कब्रें देखी, वो मैयत देखी, वो लोगों को उनके माता पिता को रोते हुए देखा, वो शिया सुन्नी की लड़ाई से क्या बहुत छोटी लड़ाई, बड़ी लड़ाई है क्या है? मतलब आपको क्या लग रहा है कि सिर्फ शिया सुन्नी की लड़ाई की वजह से या फिर इस्लामिक लड़ाई की वजह से लोग सामने नहीं आ रहे, ईरान के साथ खड़े नहीं हो रहे हैं? नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं है। कहना क्या मकसद मेरा ये है कि देखिए, ये शिया सुन्नी जो पैटर्न जो चल रहे हैं, इनको इस्तेमाल किया है अमेरिका और इजराइल ने। अच्छा। अमेरिका ने, इजराइल ने प्रॉपरली कही है इसको खुल करके कि इजराइल ने ही इसको इस्तेमाल किया। अगर इजराइल इसको इस्तेमाल ना करता और बीच में ये दोनों ये शिया सुन्नी रिफ्ट्स अगर क्रिएट परमानेंट इसमें ना रहते, तो ये अपनी यहां तक जो पहुंच पाए नहीं पहुंच पाते ये, ठीक है। इराक को कब्जे में लेना, इराक का इन्वेजन करना, लेबनान का इन्वेजन करना, लीबिया का इन्वेजन करना, ये सारी चीजें इनके प्लान का हिस्सा थी। अगर ये प्लान में प्रॉपरली ये सारी चीजें ना होती तो शिया सुन्नी रिफ्ट्स ना बन पाते, ये यहां तक नहीं पहुंच पाते, और जो ये आगे करना चाह रहे हैं इराक में पहुंच करके, ये वो भी नहीं कर पाते अभी तक। तो ये सारी चीजें इनके प्लान का हिस्सा थी कि ये दो चीजों को बांटे रहो, चाहे इसमें इनकी पूरी पूरी कम्युनिटीज खत्म कर दो। क्या गजा फिलिस्तीन में लाखों मुसलमान मर गया या लाखों इंसानियत मर गई, चाहे वो मुसलमान कहना चाहिए, चाहे वो हिंदू कहना चाहिए, चाहे वो क्रिश्चियन कहना चाहिए, इंसानियत मरी है वहां पर। अब ईरान में सैकड़ों के हिसाब से तादाद में लाशें गिर रही हैं, ठीक है। क्या और कोई मुल्क में लोग नहीं मर रहे हैं? मगर जो लोग, देखिए, एक इजराइल एक ऐसा तालमुड है, एक तालमुड वो जो बुक है ना उनकी, आप कभी उसको पढ़िएगा, ठीक है, वो हिब्रू में ही होती है तालमुड, उसको ट्रांसलेशन में पढ़िए उसको, तो उसमें क्लियरली तौर पर, साफ तौर पर ये लिखा हुआ है कि ज्यूज के अलावा अर्थ के ऊपर कोई भी ह्यूमन बीइंग नहीं है। उसमें ये चीज, ये लफ्ज साफ तौर पर लिखे गए हैं, इसलिए उनकी नजर में वो ज्यूज अक्रॉस द ग्लोब जितने भी हैं वो इकट्ठा कर रहे हैं इसराइल में, और उसके बाद वो पूरी दुनिया को खत्म कर दें, उससे कोई मतलब नहीं उनको। ये चीज बताइए, चलिए ये आपकी बात मैं अभी आगे और समझूंगी, लेकिन ये बताइए कि जिस तरह से स्पेन ने मना कर दिया कि हम अपना कोई एयरबेस नहीं देंगे आपको ईरान पर हमला करने के लिए, इसको क्या समझा जाए? ईरान का सपोर्ट समझा जाए या फिर ईरान का डर समझा जाए? नहीं, देखिए, ईरान का डर ज्यादा समझेंगे क्योंकि स्पेन इतना बड़ा मुल्क तो नहीं है, मगर स्पेन के जो रडार्स हैं, स्पेस का जो एयर स्पेस है, और जो वहां की जो लैंड है वो इस्तेमाल हो सकती है। वो अगर इस्तेमाल होगी तो स्पेन बाद में खत्म होते हुए पहले खत्म कर देगा ईरान, हो सकता हो, ठीक है। तो इतनी बड़ी पावर तो है नहीं स्पेन, तो इसलिए स्पेन अपना वो तो एक समझ लिए डिप्लोमेटिक वे है कि जिससे वो पीछे हट गए हैं। स्टारमर भी पीछे, चाइना रशिया एक साथ आ जाते हैं ईरान के, तो क्या होगा? नहीं, चाइना रशिया तो सारा जितना एमिनेशन है, मैं आपको एक छोटी सी बात और बताता हूँ, इजराइल के अंदर जितना भी रियल एस्टेट है वो चाइना ने बनवाया है। किसी को ये बात पता है कि वो चाइना का रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर अगर दिया हुआ ना होता तो इतनी तेजी से भी बिल्डिंग्स ना बन पाती, इतना डेवलपमेंट ना हो पाता। ना वो जर्मनी का है, ना वो जापान का है, ना वो अमेरिका का है, वो चाइना का दिया हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर। यहाँ तक कि वहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो बिल्डिंग्स बनाते हैं वो भी चाइनीज है मेजोरिटी में। जी, वो अपने लोग, अपने ज्यूज को वो 100 फीट पर नहीं चढ़ाते हैं, 120 फीट पर नहीं चढ़ाते हैं ऊपर, उनकी जान बेशकीमती है उनके लिए, ठीक है। वो चाइनीज को चढ़ा देंगे, वो मुसलमान को चढ़ा देंगे, वो हिंदू को चढ़ा देंगे, वो किसी चीज को भी चढ़ा देंगे, मगर वो ज्यूज को नहीं चढ़ाएंगे। ज्यूज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड प्रीशियस पर्सन फॉर देमसेल्व्स, ठीक है। वो उनके लिए वो चीज एक अलग है।
आपको मैं ईरान की आगे की रणनीति बताता हूँ हल्की सी, जो मुझे अंदाज आ रही है, जो मैंने अंदाजा अब तक लिया हाँ है। हाँ, ईरान का सबसे पहला टारगेट होगा ये बहरीन का जो और सऊदी अरेबिया को जो ज्वाइन करता है ये पुल, जो ब्रिज ज्वाइन करता है, ओके। जिससे कि बहरीन और सऊदी अरेबिया के टाइज टूटे, ताकि जो वो पेनिनसुला शील्ड फोर्सेस जो जिनका गठन हुआ था, जो कई मुल्कों ने मिल करके उसका गठन किया था, वो शील्ड फोर्सेस को खत्म करना इस वक्त जरूरी है, क्योंकि वो शील्ड फोर्सेस कहीं ना कहीं अड़ंगा बन सकती हैं इनके ऑपरेशन में। ठीक है, दूसरी चीज, एमिनिशन किसी के पास भी नहीं है इतना कि पूरे, अगर हम सारे मिडिल ईस्ट के 56 मुल्क भी जोड़ लें तब भी उसके पास इतना एमिनिशन नहीं जितना ईरान के पास अकेले है एमिनिशन। ये बात को हमें एक्सेप्ट करना होगा। ठीक है, दूसरी चीज कि ईरान ने जितने सिटीज और जितने आर्सेनल्स अपने तहखाने में बना रखे हैं ना, अभी तक उतना मिडिल ईस्ट में किसी के पास भी नहीं है। दूसरा टारगेट जो होगा ईरान का, वो होगा बहरीन। बहरीन को वो पूरी तरीके से खत्म करना चाहेगा। तीसरा टारगेट जो होगा ईरान का, वो होगा यूएई। यूएई का जितना भी अबू धाबी और जितना आउटस्कर्ट एरिया है वो सब उड़ा देगा। ठीक है, इस वजह से ताकि यूएई में फर्दर कोई भी इन्वेस्टमेंट ना हो पाए अगले 10 साल तक, सिर्फ इस वजह से यूएई का टारगेट हो रहा है, जो मेरी अपने एनालिसिस है, क्योंकि इससे पहले कोई और क्योंकि यूएई का कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट और इतना डिस्टर्बिंग इतिहास कोई रहा नहीं है यूएई का। ठीक है, इसके बाद नंबर आता है जॉर्डन का, क्योंकि जॉर्डन ने कई जगह पर फिलिस्तीन को धोखा दिया है। जब बीच में फिलिस्तीन से जॉर्डन से हथियार सप्लाई की बात हो गई थी कि फिलिस्तीन के लोगों को, गजा को हथियार सप्लाई होंगे, तो जॉर्डन ने एक इंटेलिजेंस लीकेज किया था मोसाड को, जिसके बाद आईडीएफ वहां पर जॉर्डन और लेबनान में तैनात होती है, और वहां पर सारे 1100 गाड़ियां होती हैं जो सीज कर दी जाती हैं, उठाकर को सारा हथियार जब्त कर लिया जाता है। और ये चीज ईरान को बहुत बड़ी खटकती है, क्योंकि उसमें ईरान का बैक सपोर्ट बहुत ज्यादा होता है। हिजबुल्लाह और हमास के लिए वो सारी चीजें प्रोविजन जा रहा था, और वो उसमें जो पावर लगी थी, जितना उसमें फाइनेंशियल खर्च जितना भी आया था, फाइनेंस का जितना भी आया था, वो ईरान देख रहा था उस वक्त। ठीक है, तो वो सबसे बड़ी चीज है। दूसरी तरफ इसका काउंटरफीट जो होगा, इसका काउंटर जो करेगा वो अमेरिका टर्की को लेकर के करेगा। टर्की के साथ साथ वो दूसरी चीज, सारी चीजें ये भी होंगी कि जो आसपास के जितने भी एयर बेसेस हैं उनको अमेरिका खुद हो सकता हो प्रॉक्सी वे में उड़ा दे और नाम लगा दे ईरान का। ठीक है, हाँ, वो इस वजह से लड़ा देगा कि इस वजह से उड़ाएगा ताकि पब्लिक में, आवाम में एक मैसेज ये चला जाए कि देखो वो शिया थे, पहले भी हमने तुम्हें बताया था, तुम सुन्नी हो और वो तुम्हारे मुल्क पे हमला कर रहे हैं, इसलिए वो पब्लिक का मेंटेलिटी चेंज करने के लिए हो सकता हो ये प्रॉक्सी वॉर्स होना शुरू हो जाए बीच में, कि वो हमले करे। जैसे अभी अरामको पे जो हमला हुआ है, तो एक स्टेटमेंट ईरान ने जारी किया था कि वो अरामको पे हमला जो हुआ है वो ईरान ने नहीं किया है। हालांकि जितने भी हमले ईरान ने कहे हैं, किए हैं, वो ईरान ने साफ एक्सेप्ट करे हैं, तो अरामको भी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था। अरामको इज नॉट अ बिग डील ईरान के लिए। जब मुल्क के मुल्क पूरा वो टारगेट कर रहा है तो अरामको कौन सी बड़ी डील है। तो वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी है वहां पर, अगर तो अरामको में हो सकता हो, क्योंकि अरामको कई ट्रिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट था। ठीक है, तो उसमें अरामको का जो एक प्रोजेक्ट था वो इसकी कनेक्टिविटी की वजह से जद्दा में नियोम सिटी भी डेवलप हो रही थी। एक बात ईरान बार बार कहती है कि हमारी अमेरिका के साथ कोई डील थी, वो डील अमेरिका ने तोड़ दी, उसके बाद हमने नेगोशिएट करने की कोशिश की, हम बातचीत करके चीजों को सॉल्व कर ले, लेकिन उसके बाद अमेरिका ने हमला कर दिया। जी, तो वो डील नहीं, न्यूक्लियर प्रोविजन की डील थी। वो न्यूक्लियर पावर प्लांट डेवलप करना चाह रहे थे, न्यूक्लियर रिएक्टर्स डेवलप करना चाह रहे थे। खामनेई तो हमेशा इसके विरोध में थे। हाँ, वो विरोध में थे। आयतुल्ला खामनेई इस चीज को, हाँ, वो सिर्फ यही था कि देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि देखिए इंटेलिजेंस में ईरान की कहीं ना कहीं लीक है, कहीं ना कहीं होल है। इस चीज को ईरान करना चाह रहा था। अंदरूनी तौर पर मीटिंग्स हो रही होंगी, वहां पर बातें हो रही होंगी कि ईरान के यहाँ पर हम न्यूक्लियर रिएक्टर डेवलप करना चाह रहे हैं। तो वो आगे वो एस्केलेट हुई कि भाई अमेरिका के लिए, इसके लिए हमें अमेरिका से बात करनी पड़ेगी। तो अगर वो एस्केलेशन प्रॉपर चैनल वे में चला जाता, तो खामने की चीजों पर अगर एक्सेप्टेंस आ जाता, तो कहीं ना कहीं भाई ईरान मजबूत है और ज्यादा मजबूत हो जाता, तो अमेरिका को ये चीजें नागवार थी। ठीक है, इसलिए अमेरिका ने पूरी कोशिश करी कि अगर खामनेई इस चीज पर लगे रहे और मुश्तबा इस चीज को
आगे बढ़ाते रहे और खामनेई ने कहीं इन फ्यूचर इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, चलो न्यूक्लियर रिएक्टर बनाते हैं, अमेरिका कौन होता है बीच में कहने वाला। तो बीच में ये बात उठी थी कि हम डील एक बार कर लेते हैं, ताकि इन फ्यूचर हमारा जो ट्रेड लॉकअप्स चल रहे हैं जितने भी, वो ट्रेड नेगोशिएशंस हो जाएँगे उससे, ताकि हमें थोड़ा-सा फाइनेंशियली सपोर्ट मिल सकता है। बाकी जैसे बकिया मुल्क हैं, जैसे इंडिया हो गया, रशिया हो गया, चाइना हो गया और भी बकिया मुल्क हैं, तो वो हमसे तेल खरीद सकते हैं, ईरान का ऐसा सोचना था। तो हालाँकि टॉक्स बिगड़ते हैं, बीच में हालात चेंज हो जाते हैं, ठीक है? बीच में एक कोई जहाँ पे लीकेज है वो रज़ा पहलवी से या जो भी है, उन्होंने ये सोचा होगा कि हम यहाँ पे अगर खामनेई को हटवा देते हैं, तो रज़ा पहलवी हो सकता है प्रेशर क्रिएट हो जाए इज़राइल और अमेरिका से और इस तरह उनको से फिर रज़ा से सत्ता मिल जाए। पहलवी मिल सकती है, मगर वो एक भूल थी बहुत बड़ी। हालाँकि क्योंकि ईरान का अभी स्ट्रगलिंग पीरियड जो है बहुत लंबा है। मैं कह सकता हूँ कि अगले 5 साल में ईरान मिडल ईस्ट की शक्ल बदल देगा। उसके बाद ईरान हो सकता हो गायब हो जाए अपनी शक्ल से। हो सकता हो रास्ते ही से गायब हो जाए और अचानक से फिर वो 5 साल के बाद उभरे। फिर से कह रहा हूँ मैं। तो इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ बार-बार रिपीटेडली। दूसरा ये है कि ईरान के टारगेट पे ईरान ये जो इज़राइल के जो मेन पोर्ट्स हैं, इज़राइल के जो मेन इंटेलिजेंस ऑफिसेज़ हैं, ठीक है? ये भी हैं, जो बाकी बकिया मुल्क हैं इज़राइल के करीब, ठीक है? वो भी ईरान अपने टारगेट पे ले सकता है, क्योंकि उन जगहों पर घुस करके इन्होंने भी बंकर्स बना के रखे हुए हैं, इज़राइलिस ने भी। इज़राइलीज़ ने भी बंकर्स बना के रखे हैं, आईडीएफ ने भी अच्छे खासे बंकर्स बना रखे हैं, अमेरिकन सोल्जर्स जिसमें रह रहे हैं। ये सारी इंटेलिजेंस के इनके पास ईरान के पास ऑलरेडी इसकी इंटेलिजेंस और ये सारे इनपुट्स ऑलरेडी हैं। ठीक है? अगर ये इनपुट्स ना होते तो इतने ज़्यादा कोहराम बन करके कहर बन करके नाज़िल ना होता ईरान। ठीक है? तो कोशिश यही है तो ये मेरी लड़ाई कि कहाँ तक जो भी चलेगी उरुस खान साहब, आपको आपका वही एनालिसिस वही क्या? वही चीज़ मैं कह रहा हूँ। देखिए, अगर ये सारी चीज़ें इसी तरह से चलती रहीं, जिस तरह से अभी चल रही, क्योंकि जो आर्सेनल अब इस्तेमाल करना शुरू करे हैं ईरान ने, वो इनका स्टेज वो था कि जो ये वर्ल्ड वार में एंटर होने पर इस्तेमाल करते हैं। हाँ। तो ईरान ने कहीं न कहीं ये चीज़ कंसिडर कर ली है कि वो वर्ल्ड वॉर का रूप बना देगा मिडल ईस्ट को। मिडल ईस्ट जंग का मैदान बन जाएगा, ये तो रिसर्च का कहती है कि वर्ल्ड वॉर 3 से पहले रिसर्च मिडल ईस्ट जंग का मैदान बन जाएगा। मिडल ईस्ट को वो जंग का मैदान पूरी तरीके से बनाना चाह रहा है। या तो मिडल ईस्ट साथ में आ जाए, 56 मुल्क ईरान के साथ में आ जाएँ, नहीं तो ईरान के अगेंस्ट में नहीं जा सकते हैं बिल्कुल भी। ईरान एक खुला मैसेज ये देना चाह रहा है, ठीक है? ये वॉर बहुत दूर तक जाएगी जो मेरा अंदाज़ा है। बीच में हो सकता हो कुछ नेगोशिएशन टॉक्स बीच में कुछ वक़्ते के लिए होंगी, मगर उसके बाद हार्डर देन हार्डर जो चीज़ कही जाती है वो होगी। ठीक है? जो एक्सपेक्ट नहीं लिए किया होगा लोगों ने, वो चीज़ें होंगी और खुल करके जंग होगी, ये पूरी दुनिया देखेगी। ठीक है? जैसे हो सकता हो आगे चल कर के जो यहूदी जिस चीज़ को ये बात कहते हैं आर्मागेडोन जिसे कहते हैं, आर्मागेडोन जिसे कहते हैं, हो सकता है उस चीज़ में की तरफ बदल जाए। हाँ, जिसको सऊदीज़ कहते हैं सऊदीज़ के लैंग्वेज में उस चीज़ का भी एक अच्छा-सा नाम है अ, अल मलहमतुल कुबरा जिसे कहते हैं। थर्ड वर्ल्ड वॉर, जंग-ए-अज़ीम जिसे कहा जाता है। हो सकता है उस चीज़ की तरफ ये बढ़ जाए। तो देखना ये है कि अभी तो सारी चीज़ें सामने हैं, मगर यूके का बैक स्टेज लेना या बैक स्टेप लेना इसको ये बहुत बड़ा ब्लफ है, इस पर कोई जल्दी भरोसा ना करे। यूके की जो प्रेसिडेंसी है या वहाँ की जो एक अपने रणनीति है, इंटेलिजेंस है, वो अपने आप में बहुत बड़ा ब्लफ है। ओके, चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया उरुस खान साहब, आपने समय दिया। आपने आज हमने आपका बहुत समय ले लिया, इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। हम फिर मिलेंगे अगली चर्चा में और जी। दर्शकों का भी बहुत-बहुत आभार। तो ईरान जिस तरीके से लगातार अमेरिका, इज़राइल और तमाम खाड़ी देशों पर भारी पड़ रहा है, ये साफ बता रहा है कि ईरान कमज़ोर नहीं है और वो ये जंग और भी ज़्यादा दूर तक लेकर जाने वाला है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, नमस्कार।